नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये राइट्स है वो कहते किसे हैं, मतलब राइट से हम लोग क्या समझते हैं, जिसको हिंदी में अधिकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे भारतीय जो शासन व्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे कि उसका प्रकृति कैसी है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का नेचर कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या चीज होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर ऐसे देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, और फिर थोड़ा बहुत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रैक्टिस में जो आ रहे हैं चीजें, चाहे फंडामेंटल राइट्स में हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक हमारे यहाँ जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी ने भी कानूनों की अपने अपने स्तर पे व्याख्या की है, और पार्लियामेंट ने भी नए नए कानून बनाए हैं। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनका दायरा है वो काफी बढ़ गया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कुछ चीजें ऐड हुई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि राइट्स क्या होता है। राइट्स व्यक्ति के वो दावे होते हैं जो राज्य को निरंकुश और तानाशाह या ज्यादा उसकी सत्ता जो है वो मनमानी नहीं है उसको रोकने के लिए एक व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के एक उपकरण होता है। ठीक है, ये होता है राइट्स। राइट्स में आप देखेंगे तो बीइंग ए ह्यूमन, मतलब मानव होने के नाते आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वो सब अधिकार, वो सब पहलू आपके अधिकार के अंदर आते हैं। तो ये राइट का जो दायरा है वो केवल एक एकदम कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये समय और अंतराल में बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स चीज क्या होती है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड होते हैं। यदि उन अधिकार का, उन राइट्स का यदि किसी तरह का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति, नागरिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, न्यायपालिका जा सकता है, वहां से उस अधिकारों को संरक्षण के लिए मुहिम कर सकता है। तो इससे संदर्भ में हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 में इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में थोड़ा सा अंतर क्या रहता है, क्योंकि दोनों में ही वो बातें सब लिखी हुई होती हैं जो व्यक्ति के एक सर्वांगीण विकास के लिए या राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए जो जरूरत चीजें होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जब संविधान बना था तो उसमें भारतीय जो शासन व्यवस्था थी या भारतीय राज्य या हमारे जो राष्ट्र का उसमें स्थिति वो नहीं थी कि जो जो नीति निर्देशक तत्व में बातें हैं उसको लागू कर सके। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी अभी जो हमारे शिक्षा का जो अधिकार है निःशुल्क बच्चों को दिया गया है, तो वो पहले मौलिक अधिकारों में नहीं था, ना ही नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन हाँ ऐसी कुछ परिकल्पना की गई थी, उसके बाद में उसको ऐड किया गया है। तो आज जो निःशुल्क शिक्षा है जो छोटे बच्चों के लिए, वो मौलिक अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी, और हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व है वो क्या करते हैं, राज्य के लिए एक दिशा निर्देश का काम करते हैं। और राज्य की दिशा निर्देश का जो मुख्य उद्देश्य है कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी, समाजवादी और या जो जो आदर्शवादी चीजें होती है जैसे गांधीवादी, उसको बनाने के लिए या उसको एक प्रेरणा देने के लिए एक गाइडलाइन होती है। तो समय अंतराल पे राज्य है जो नीति निर्देश तत्व है उनके ऊपर कानून बनाया है। चाहे आप देख लो फ्री लीगल एड देख लो, मैटरनिटी लीव देख लो, या फिर आजकल जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काफी एकेडमिक और पॉलिसी लेवल पे डिस्कशन हो रहा है, तो वो हो, या फिर कुछ पर्यावरण से संबंधित हो, या फिर इसमें बेरोजगारी भत्ता हो। तो इस तरह के जो तमाम तरह की जो व्यक्ति के लिए चीजें होती हैं वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आती है। अब हम देखते हैं भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संदर्भ में ये जो कानून है वो समय अंतराल पे आए हैं, ना कि उसी समय ही इसको गारंटी दी गई है। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में हमारे संविधान में इतना स्कोप या स्पेस रखा गया है कि जब जब समाज, राष्ट्र और जो हमारी अर्थव्यवस्था या तकनीकी में जो नए नए परिवर्तन आ रहे हैं उस हिसाब से अधिकारों का दायरा भी बढ़ रहा है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में
आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, मतलब जीवन का अधिकार। तो जीवन के अधिकार में वो सब चीजें हैं मतलब जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए। आजकल आप देख लो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया या फिर साइबर अटैक इतना मतलब चैलेंजेज हो गया है कि वो सब व्यक्ति की जो निजता है उसको प्रभावित कर रहे हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए नागरिक है वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पुट्टास्वामी वर्डिक्ट दिया है, उसमें कहा कि निजता है वो फंडामेंटल राइट्स है, उसको भी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। तो आप देख लो कि आपकी जीवन है ना, जो गुणवत्ता है या जीवन के जो आयाम है वो केवल यूनिडायमेंशनल नहीं, वो एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फेसेट जो है वो है उसका नेचर है। तो आप देखेंगे कि आजकल पर्यावरण से संबंधित देख लो, पर्यावरण में कितना उथल पुथल हो रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियां प्रदूषित हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी समय समय पे जो लोगों की पीआईएल है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पे इसको संज्ञान में लेते हुए इसको भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 से जोड़ा है, क्योंकि ये भी व्यक्ति की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इस संदर्भ में आप देख लो, जाएगी गंगा नदी के प्रदूषण का मामला हो, ठीक है, या फिर बीच में एनवायरमेंट क्लियरेंस में लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी इस पे मतलब इस पे वाद विवाद हुआ था, जिसमें आपको पता होगा कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके एक प्रोविजन है। तो वो देखा जाता है कि इसलिए जरूरी है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिससे कि जो भी प्रोजेक्ट या फिर जो भी आज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है उससे हमारा पर्यावरण और हमारा जलवायु क्या उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, जब पर्यावरण और जलवायु हमारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा तो व्यक्ति की गुणवत्ता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तो ये सब सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, जीवन की गुणवत्ता और आर्टिकल 21 से है, ठीक है। तो इसके अलावा हमें ये भी देखेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है, व्यक्ति को एक राज्य को एक सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतंत्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। और इसका जो नेचर है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, वो है एकदम कि एक मैंडेटरी टाइप से नहीं है कि राज्य को ये करना ही होगा, ठीक है। तो उसमें ये ऑप्शन रखा गया है कि जब जरूरत पड़े, जब राज्य को मतलब जिसको सरकार के बारे में यदि सरकार को यदि ऐसा लगता है कि ये जरूरी चीजें हैं, ये काम करना अभी समय है, तो इसलिए सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि नालसा करके है, नालसा में क्या है, फ्री लीगल एड में संबंधित एक कानून बनाया गया 1987 आई थिंक, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये इसके पीछे जो सोच रहती है वो सोच ये रहती है कि समाज का लास्ट व्यक्ति है, मतलब जो सामान्य एकदम ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके लिए क्या राज्य कर सकता है, ठीक है। और ये इसका मतलब इसका कारण क्या है कि ये एक इन्फोर्सेबल चीज नहीं है, इसलिए मैंने बताया ना कि ये एक राज्य और समाज या फिर अपने अर्थव्यवस्था या फिर उस समय देश काल परिस्थिति पे निर्भर कर रहा है ज्यादातर, ठीक है। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि हमारे नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी जो दृष्टिकोण है उसको भी कुछ समावेशन किया गया। जैसे आप आर्टिकल हमारा 40 है, मतलब आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों के गठन के संबंधित है, तो उससे संबंधित भी सरकार ने समय समय बहुत सी कमेटियां बिठाई थी। चाहे आप बलवंत राय कमेटी देख लो, लक्ष्मीमल सिंह भी देख लो, फिर ये अशोक मेहता कमेटी, उन्होंने समय समय पे सुझाव दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली करो। फिर लास्ट में जाके 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसको भी एक कानून का रूप दिया गया। तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी ये कोई मैंडेटरी नहीं था कि इसको उसी समय ही लागू किया जाए, मतलब जब भारत आजाद हुआ था। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला देख लीजिए। तो वहीं अभी आप फंडामेंटल राइट्स का नेचर की बात देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, गारंटेड है। यदि आपका उसमें वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और अब देखें कि लोकतंत्र की भारत में कैसी परंपरा रही है। तो भारत में लोकतंत्र आज का नहीं है। भारत का लोकतंत्र आप वैदिक काल से देखेंगे तो वैदिक काल में पहले सभा और समिति होती थी, ठीक है, और उसमें भी यज्ञों में भी महिलाएं बैठती थी। तो आप देख लो उसमें लोकतंत्र जो आज देख रहे हैं उसमें उसका नाम डेमोक्रेसी नहीं रहा होगा, लेकिन ये था कि वो एक जनता के एक बड़े सेक्शन को या फिर उसको साथ लेके चलने का एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है। तो उसके बाद में आप देखेंगे दक्षिण भारत में चोलों का समय का देख लो। चोलों के समय में भी लोकतांत्रिक तरीके से ही उसमें जो समिति वगैरह थी उसका चुनाव किया जाता था। उसके बाद आप देखोगे उपनिवेशों में हमारे सोचने को, चिंतन को लेकर के इतना स्पेस दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग उसके बाद में आते हैं तो
बुद्ध के समय देख लो, बुद्ध ने भी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जैसे आज जो लोकतंत्र के जो कोर वैल्यू है वो क्या है, जो हमारे राइट्स में देखा जाता है, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये भी उस समय प्रचलित थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई और भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी करवटें ली, जैसे आपको पता होगा कि 6th-7th सेंचुरी के बाद से बाहर के आक्रांता आए और हमारे राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा था वो काफी परिवर्तन के दौर से गुजरा और फिर धीरे धीरे उसको समय लगा वापस उस लोकतांत्रिक परंपरा को कायम रखने के लिए। तो ये सब चीजें थी, हमने बताया आपको बेसिक चीजें कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं, थोड़ा सा भारतीय संदर्भ बता दिया। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो राइट्स है, राइट में कौन सा ऐसा राइट्स है जो संविधान की आत्मा है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।